हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेले को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सीसीआर टावर में गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे और आईजी राजीव स्वरूप की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग हुई, जिसमें जिले के डीएम, एसएसपी समेत सभी अहम विभागों के अधिकारी शामिल रहे। बैठक में कांवड़ मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए तमाम जरूरी पहलुओं पर मंथन किया गया। साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट, सार्वजनिक शौचालयों की संख्या बढ़ाने, ट्रैफिक कंट्रोल जैसी जमीनी मुद्दों पर दिशा निर्देश जारी किए गए। कमिश्नर ने सभी विभागों को समय सीमा में कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। देखिए, कांवड़ मेले को लेकर अभी हम लोगों की एक विस्तृत बैठक हुई है और उसमें आईजी साहब, डीएम साहब, एसएसपी साहब और सभी जिले के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इनिशियली मैं कह सकता हूं कि प्रिपरेशन इन लोगों ने सब कर रखी है। मुख्य रूप से देखिए, कांवड़ मेले में 3-4 चीज़ें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं कि एक तो आपका जो भीड़ आ रही है उस पर आप किस तरह से एक्सेस कंट्रोल करते हैं। भीड़ आ रही है, प्रॉपर ढंग से आवे। पार्किंग की व्यवस्था आपकी बहुत ही सुदृढ़ होनी चाहिए और पार्किंग स्थलों पर पर्याप्त आपकी व्यवस्था हो, जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं। नंबर ऑफ़ टॉयलेट्स की संख्या काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, उनमें साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। साथ ही साथ पीने के पानी की व्यवस्था और साथ ही साथ हेल्थ, चिकित्सा की। तो जैसे पिछले वर्षों में हुआ है, लगभग 22 अस्थायी चिकित्सालय बनाते हैं। बाकी डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी हमारे हॉस्पिटल्स हैं, कुछ बड़े प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, उसमें भी ये कुछ बेड्स को अपने आरक्षित रखते हैं। तो उसकी भी व्यवस्था जो है फ़िलहाल मैंने देखा है कि उन्होंने सब तैयारियां कर रखी हैं। बजट की डिमांड यहाँ से की जा चुकी है और यहाँ से जाने के बाद जो संबंधित विभागों के जो सचिवगण हैं, उनसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि नगर विकास से जो धनराशि मिलनी है वो तो मिलनी ही है, इसके अतिरिक्त विभागीय बजट से जो काम होने हैं उसको शीघ्रता से कराया जाए। जल्दी ही इस संबंध में माननीय मुख्य सचिव स्तर के द्वारा भी एक बैठक ली जाएगी और बहुत संभावित है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भी इसकी समीक्षा की जाएगी। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की अहम बोर्ड बैठक गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें हरिद्वार और रुड़की के नए मास्टर प्लान पर सहमति बनी है, जिसे अब सार्वजनिक किया जाएगा। गढ़वाल कमिश्नर ने स्पष्ट किया है कि मास्टर प्लान के साथ साथ लैंड यूज को लेकर भी ठोस फैसले लिए गए हैं। शिवालिक नगर भूपतवाला में आवासीय नक्शा पास कराकर कमर्शियल गतिविधियां संचालित करने की बढ़ती शिकायतों के चलते शिवालिक नगर को आगामी 1 महीने के लिए फ्रीज जोन घोषित कर दिया है। अब इस क्षेत्र में कोई नया निर्माण या नक्शा पास नहीं होगा। उन्होंने कहा कि शासन से रिपोर्ट मांगी गई है, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। सभी सदस्यों ने इसमें प्रतिभाग किया है। शासन के भी प्रतिनिधि, हमारे चीफ कंट्री टाउन प्लानर, जिलाधिकारी साहब जी, उसमें 3-4 महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। सबसे पहले तो हम लोगों ने पिछली जो बोर्ड मीटिंग हुई थी उसकी कंप्रेहेंसिव मीटिंग हुई है, उसको देखा गया है और उसमें मुख्य रूप से जो कटच नाले पर जो निर्माण कार्य चल रहा है उसमें यह अवगत कराया गया कि केवल 62 मीटर का कार्य बाकी रह गया है। उसके लिए निर्देश दिए गए हैं कि उसको तत्काल पूरा करें और प्रयास ये हो कि बरसात के पहले यदि पूरा हो जाए तो काफी अच्छा रहेगा। इसके अतिरिक्त हम लोगों के सामने हरिद्वार का जो मास्टर प्लान है और जो रुड़की का मास्टर प्लान है, दोनों का प्रेजेंटेशन किया गया था और इसको बोर्ड ने अपनी सहमति प्रदान की है। अब इसका आम पब्लिक के लिए प्रकाशन किया जाएगा और हमारे जो महत्वपूर्ण कार्यालय हैं, जैसे नगर निगम हो गया, जिलाधिकारी का कार्यालय हो गया, विकास प्राधिकरण का हो गया, रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कार्यालय हो गया, एसडीएम सदर का हो गया, इन सभी जगहों पर इसका प्रकाशन होगा और इसमें जन आपत्तियों को भी सुना जाएगा और सुनने के बाद इसका समाधान करते हुए तब इसको शासन को रेफर किया जाएगा ताकि इस मास्टर प्लान को अंतिम रूप दिया जा सके। कि जो हमारे ग्रामीण आबादी क्षेत्र रहता है, जो पुराने आबादी क्षेत्र है, वो संग गलियां होती हैं, तो उधर नक्शा पास करना, इस पर बाइलॉज बहुत डिफिकल्टी आती है और लोगों को हमेशा ये रहता है कि इधर हम नक्शे कैसे पास कराएं। तो उसके लिए हम शासन को ये मैटर रेफर कर रहे हैं। जो 6-2 जो हमारी श्रेणी के जो एरिया रहते हैं, जो आबादी रहती है, उसको प्राधिकरण से मुक्त करा दें ताकि वहाँ लोग अगर अपना घर बनाए तो उन्हें प्राधिकरण से नक्शा पास ना कराना पड़े। अगर वो चाहें अपनी स्वेच्छा से अगर लोन वोन लेना है तो वो आ सकते हैं, लेकिन वैसे उधर कार्रवाई नहीं करी गई। प्रधानमंत्री आवास योजना में जो हमारा विलम्ब से जो लोग पैसे दे पा रहे हैं,
उनके लिए हम लोगों ने इस बार छूट दी अगली बोर्ड बैठक तक कि अभी उनको हम वो ना करें, क्योंकि ऑलरेडी वो उनको हम लोग एक आर्थिक और दंड नहीं देना चाहते हैं कि सपोज अगर वो टाइमली नहीं पे कर पा रहे तो उन्हें हम और समय दे रहे हैं। इसके साथ साथ मास्टर प्लान हरिद्वार का और रुड़की का जो टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट है वो अभी प्रस्तुतिकरण स्टार्ट कर देगा जुलाई के महीने में। उसके बाद आपत्तियों का सुझाव, जो भी आपत्ति और सुझाव आएंगी उसकी एक कमेटी बना रखी है शासन द्वारा, वो कमेटी उसको रिव्यू करेगी और फिर कैबिनेट को रेफर कर देगी उसके संस्तुति के लिए। इसके साथ साथ लैंड पूलिंग स्कीम, सर ने ऐसे बताया, लैंड पूलिंग स्कीम का नोटिस निकालेंगे। जो आए और अपनी लैंड अगर हमें दे और हम उसे डेवलप कर दें तो वो वाली स्कीम है जिसको आज तक उत्तराखंड में अभी हम बिकॉज ऑफ मेनी रीजंस इसको हम लोग प्रमोट नहीं कर पाए थे, लेकिन अब उम्मीद है कि हम इसको प्रमोट कर पाएंगे। जैसे दिल्ली देहरादून एक्सप्रेस वे कनेक्टिविटी इंप्रूव हो रही है, तो आशा करते हैं कि इसमें हमें प्रस्ताव मिल पाएंगे। देवभूमि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चरम पर चल रही है। देश विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। वहीं मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी की माने तो कल तक बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में दर्शन करने वालों की संख्या लगभग 20 लाख के पार हो चुकी है। उनका मानना है कि सरकार बेहतर यात्रा प्रबंधन के साथ यात्रियों के बेहतर दर्शन के लिए कार्य कर रही है। दो तारीख को जो है कि कपाट श्री केदारनाथ जी के कपाट खुले थे और 4 तारीख को श्री बद्रीनाथ जी के कपाट खुले थे। और 2 तारीख से लेकर और कल तक, आज सुबह तक लगभग जो है कि दोनों धामों में जो है कि हमारे 20 लाख तीर्थयात्री जो है कि यहाँ पर इस समय दर्शन कर चुके हैं और लगभग 40 लाख लोगों ने जो है कि पंजीकरण कराया हुआ है। इस समय जो है कि तीर्थ यात्रा को लेकर पूरी तरह से शासन प्रशासन, बद्री केदार मंदिर समिति पूरे अलर्ट मोड पर है। जो आपदा कंट्रोल है, आपदा प्रबंधन है, आपदा प्रबंधन के कंट्रोल रूम पूरी तरह से, यातायात व्यवस्था हो चाहे चिकित्सा व्यवस्था हो, और जिसके लिए हम संकल्पबद्ध हैं कि सभी यात्रियों को जो है कि सुगम सरल दर्शनों की हम व्यवस्था कराएं। सभी यात्री जो वहाँ पर आ रहे हैं सुगमता के साथ में, सरलता के साथ में वहाँ पर जो है कि दर्शन करके, सुरक्षित दर्शन करके जो है। लक्सर में कल होने वाले गन्ना सहकारी समिति में डेलीगेट चुनाव को लेकर सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। पोलिंग पार्टियां गन्ना सहकारी समिति प्रांगण में पहुंच गई हैं, जिन्हें आज मतदान को लेकर ट्रेनिंग दी जा रही है। लेकिन इस दौरान पोलिंग पार्टियों और संबंधित अधिकारियों के बीच जमकर नोकझोंक देखने को मिली। जहां पोलिंग पार्टियों ने अव्यवस्था का आरोप लगाया, वहीं चुनावी व्यवस्थाओं को लेकर चुनाव अधिकारी पुष्कर सिंह पोखरियाल ने बताया कि लक्सर केवी इंटर कॉलेज में मतदान केंद्र बनाए गए हैं। पहले दिन 6 डायरेक्टर्स क्षेत्र के डेलीगेट्स के चुनाव के लिए मतदान किया जाएगा। अगले दिन शेष 5 डायरेक्टर्स क्षेत्र के डेलीगेट्स के चुनाव के लिए मतदान कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि सुबह 8 बजे से 4 बजे तक मतदान प्रक्रिया होगी और 4 बजे के बाद काउंटिंग और तुरंत परिणाम घोषित किए जाएंगे। टोटल यहाँ पर 11 निर्वाचन क्षेत्र हैं और जिसको हमने 2 भागों में डेलीगेट के निर्वाचन के लिए 2 भागों में बांटा है। प्रथम चरण में 6 निर्वाचन क्षेत्रों में डेलीगेटों का चुनाव होना है 20 तारीख को और 5 निर्वाचन क्षेत्रों में 21 तारीख को डेलीगेट्स का चुनाव होना है। कुल मतदाता हमारे 43,595 हैं। इसमें 869 हमें कुल नामांकन पत्र प्राप्त हुए, जिसमें 60 निरस्त हो गए, जिनके क्या कहते हैं जाति प्रमाण पत्र न लगने से या कटिंग लगने से, ओवर राइटिंग होने से 60 निरस्त हो गए। और कुल जो वैध नामांकन पत्र प्राप्त हुए 809, जिसमें से 267 नामांकन पत्र वापसी हुए और 542 कुल वैध नामांकन पत्र बचे, जिसमें से 107 निर्विरोध निर्वाचित हो गए और 435 में चुनाव होना है डेलीगेट्स का, जिसके प्रथम चरण में जो 6 निर्वाचन क्षेत्रों में 213 डेलीगेट्स का निर्वाचन होना है, वो 20 तारीख को कल प्रातः 6 बजे से हमारा प्रारंभ हो जाएगा और 21 तारीख को 222 डेलीगेट्स का चुनाव होगा। और शांति व्यवस्था के तहत हमने जो है पूरी पुलिस व्यवस्था की गई है और युवक मंगल दल के जो वॉलंटरी जो होते हैं, वॉलंटियर होते हैं जो स्वयंसेवक, उनकी भी सेवा ली है व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए। कि सबको अंदर बैठने के लिए कह दिया गया है, पर्याप्त पंखे नहीं लगे हुए हैं और जो बंदे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। उसके सापेक्ष क्या है, वो सफोकेशन हो जा रहा है, उससे पसीने में सब लोग परेशान हो रहे हैं। अगर थोड़ी सी समुचित व्यवस्था हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। पूरी व्यवस्था खराब है, ये लोग अपना होमवर्क नहीं कर पाए
जिससे पूरा जितना भी यहाँ कर्मचारी वर्ग आया है सब परेशानी में, सबको दुख है कि ऐसे प्रशासन कहीं नहीं होता जैसा आज यहाँ सोसाइटी के अंदर हो रहा है। यहाँ 140 पार्टियां बुलाई गई हैं, जबकि बैठने का स्थान मुझसे 10 पार्टियों का है। उससे 10 से 15 पार्टी ठीक बैठ सकती है, बाकी लोग धूम में दाएं बाएं घूम रहे हैं। इनको व्यवस्था करने 2 पालियों में करते, 2 में कर सकते थे। पीठासीन को या प्रथम अधिकारी 2 को बुला लेते, बाकी लोगों को परेशान ना करते। इन लोगों ने बिना सोचे समझे, बिना होमवर्क के हम सबको बुला लिया। इस भीषण गर्मी में लोग परेशान हैं, दुखी हैं। मतदान कराना है, क्या कराएंगे इस व्यवस्था में? गर्मी का मौसम में इस टाइम लोगों को 35 हैजा बीमारियां दुनिया भर की चल रही है, परेशान है, महिलाएं बहुत परेशान है। लेकिन ये लोग सुनने को तैयार नहीं, तानाशाही दिखा रहे हैं, कह रहे भी दे रहे हैं कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। क्या कर देंगे? सस्पेंड कर देंगे। क्या ये सस्पेंड नहीं हो सकते हैं? हम छुट्टियों में सारा काम कर रहे हैं। इन लोगों ने अपनी सुबह 9 से 11 रखते, 12 से 2 करते, 4 से 6 करते। अरे हम लोग को ऐसे हैं, कानून पकड़ो बुला लो। हम तो भेड़ बकरी बना रखे सरकार ने, जब चाहो जब बुला लो। प्रशासन को कुछ दिखता नहीं, टीचर दिखता है, बुलाओ छुट्टियों में जहाँ भी पड़ा है। मैं अभी कहाँ था आपको मालूम नहीं होगा, लेकिन छुट्टियाँ छोड़ कर बीच में आना पड़ा। चलो भाई, लेटर है, नौकरी करनी पड़ेगी। यहाँ व्यवस्था ही नहीं है। और हम तो चल के आ रहे रुद्रप्रयाग से, और यहाँ आके देखते तो कोई व्यवस्था ना, कोई बैठने की है। ऊपर से अभी साथी बता रहे हैं कि साथ में अभद्र व्यवहार किया जा रहा है, सस्पेंड की धमकी दी जा रही है। किस तरह का माहौल है ये क्या चुनाव व्यवस्था है? अगर इसी तरह करना तो फिर हमें मत बुलाते, खुद ही स्वयं अपना कार्य कर लेते। चंपावत में पेयजल योजना निर्माण की झूठी खबर प्रसारित करने पर प्रेमनगर के लोग भड़क गए। उन्होंने जल संस्थान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मात्र एक दिन विभाग ने जेसीबी मशीन लगाकर कुछ मिट्टी योजना स्थल से हटाई और उसके बाद योजना का कार्य ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। जल संस्थान की कार्य प्रणाली से आक्रोशित ग्रामीणों ने जल संस्थान के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन और नारेबाजी की। साथ ही योजना निर्माण स्थल में एक और आम बैठक की, जिसमें सर्वसम्मति से 24 जून तक योजना का कार्य पूर्ण गति के साथ शुरू न होने पर एसडीएम कार्यालय में सांकेतिक धरना प्रदर्शन शुरू करने का फैसला लिया गया है। ग्रामीणों का आरोप है कि लगभग 300 परिवार पिछले 20 सालों से पेयजल योजना से वंचित हैं। हर घर नल हर घर जल योजना के तहत प्रेमनगर के पेयजल रहित क्षेत्र को पानी की लाइन से जोड़ने के लिए यहाँ के लोग विगत 1.5 महीने से 4 बार प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी सुनवाई नहीं हुई है। उन्होंने जल संस्थान पर झूठे आश्वासन देने और योजना निर्माण में घोटाले का आरोप लगाया। जो मीडिया में विभाग की तरफ से दिया गया है जल संस्थान की तरफ से, वो तो प्रशासन और प्रेमनगर की जनता को गुमराह करने का प्रयास है। क्योंकि काम कुछ नहीं हुआ, केवल जेसीबी खड़ा करके फोटो खींचा और उन्होंने मीडिया में समाचार दे दिया कि हमने काम शुरू कर दिया और जनता ने हमको संतुष्ट है और आभार व्यक्त किया, जबकि किसी ने कोई आभार व्यक्त नहीं किया है। आगे हमारी रणनीति है, अब हम चाह रहे हैं कि एक बार उन्होंने जो एसडीएम साहब के यहाँ कमिटमेंट किया था कि हम 2 दिन के अंदर पंपों में काम शुरू करेंगे और 1 हफ्ते के अंदर पाइपलाइन का काम शुरू करेंगे और 30 जून तक हम पानी मुहैया उपलब्ध करा देंगे घर घर में। तो एसडीएम साहब को हमने ये बताना है कि ये जो कमिटमेंट आपके सामने किया गया था, ये कुछ भी उन्होंने अभी तक कुछ भी करके नहीं दिखाया। केवल एक दिन मिट्टी थोड़ा निकाल के जेसीबी का फोटो खींच के मीडिया में दिया है। तो हम चाहेंगे एक बार अगले हफ्ते जब भी सुविधा होती है उस हिसाब से पुनः उपजिलाधिकारी महोदया से मिलते हैं, उनको सारे तथ्यों की जानकारी उनको देते हैं। प्रदेश भर में बीते कुछ महीनों से गर्मी अपनी चरम पर थी। बारिश न होने से फसल भी झुलस गई थी, लेकिन मौसम विभाग की ओर से बारिश का अलर्ट जारी होने के बाद प्रदेश में जगह जगह बारिश हो रही है। उधम सिंह नगर में बीते कुछ दिनों में हुई बारिश से लोगों को गर्मी से निजात मिली है, तो किसानों के लिए ये बारिश वरदान साबित हुई है। बारिश के चलते धान किसानों के चेहरे खिल गए हैं और जगह जगह किसान धान की बुआई कर रहे हैं। इस जो मानसून से बारिश से किसानों को, वन्य जीवों को ये बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिला है, क्योंकि किसान अब अपनी खेती का टाइम आ गया है, धान बोने का टाइम आ गया है, इसमें धान बोएगा। और जो जंगल में प्यासे जीव मर रहे थे तो उनके लिए पानी की व्यवस्था भगवान ने कर दी है। इसकी बहुत ज़्यादा उम्मीद हो रही थी कि कब मानसून आएगा और कब बरसेगा, तो इससे लोग किसान सब खुशहाल हैं। लोगों को बहुत राहत मिली है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, कम से कम 39 टेम्परेचर चल रहा था, 39 से अब जाके बहुत ज़्यादा कम हुआ, अब राहत की सांस ली गई है। और यह इसमें किसानों का बहुत फायदा हुआ है और धान के लिए तो, बुआई के लिए तो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फायदा है,
क्योंकि किसान की इस टाइम जो धान की बुआई थी उसके लिए जो बरसात जो है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसान अपनी धान की बुआई कर सकता है। खटीमा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम जादवपुर में बाघ ने हमला कर खेत में धान की रोपाई कर रहे मजदूर जितेंद्र सिंह को गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार जब जितेंद्र सिंह धान की रोपाई करने के लिए खेत में गए तो उसी समय घात लगाकर बैठे बाघ ने उन पर हमला कर दिया। ऐसे में मजदूर की चीख पुकार सुनकर आसपास के अन्य लोगों ने शोर मचाया, जिससे बाघ घायल मजदूर को छोड़कर वहां से भाग निकला। वहीं घायल मजदूर को खेत मालिक जसवंत सिंह और अन्य मजदूर तत्काल खटीमा नागरिक चिकित्सालय ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं घटना की सूचना पर वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। साथ ही घटना से आक्रोशित क्षेत्र वासियों ने वन विभाग से बाघ को पकड़ने के लिए जल्द कार्यवाही करने की मांग की है और मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा और आर्थिक सहायता देने की बात कही गई है। धान लगाने जा रहे थे तो 8 लोग थे और ये पीछे रह गए थोड़े मोटर के पास, पानी पीने लगे और वहाँ से नदी किनारे से वो निकला, इनको पकड़ लिया। अच्छा। ये यहाँ गर्दन पे पीछे तो इनकी चीख एक बार निकली तो हम लोग भागे, फिर तभी उन्हें छोड़ के वो थोड़ी साइड में हो गया, तभी हम लेकर फिर यहाँ चले गए। अचानक बाघ ने हमला किया। ये भतीजा था मेरा, जितेंद्र सिंह नाम, पीलीभीत डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हम लोग। यहाँ काम इन्हें जसवंत सिंह सरदार जी के यहाँ हम लोग काम पे आए थे। सुबह सारे हम लोग जा रहे थे तो ये बंदा पानी पीने लगा, उसी टाइम बाघ ने हमला कर दिया और बाकी बंदे आगे चले गए थे। ये एक ही बार चीख आई आवाज़, तब तो उसको जब तक देखा तब तो उठा ले गया वो, फिर जब तो शोर उठ किया तब छोड़ा उसने। देखिए, आज सुबह लगभग 5 बजे हमें सूचना प्राप्त हुई कि हमारा मझोला क्षेत्र पड़ता है जो खटीमा में, वहाँ पर एक व्यक्ति पे किसी जंगली जानवर ने हमला किया है। तो उस व्यक्ति को जब हॉस्पिटल ले जाया गया तो हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते तक व्यक्ति मृत घोषित कर दिया गया। तो व्यक्ति जो है उसका नाम है अमन सिंह, जो कि पीलीभीत का निवासी है, जिसकी उम्र लगभग 40 साल है। तो उसके बाद से हमने उस क्षेत्र में जितने भी वहाँ सैंपल्स वगैरह थे, चाहे आपके ब्लड के सैंपल हों, ब्लड के सैंपल, हेयर सैंपल और वहाँ जो पगमार्क वगैरह हैं ले लिए हैं, जिससे कि पहले पुष्टि हो सके वो जानवर कौन सा था जिसने ये घटना की है। इसके उपरांत वहाँ पर हमने कैमरा ट्रैप वगैरह भी स्थापित कर दिए हैं, जिससे कि जानवर की पुष्टि हो सके, मूवमेंट उसकी ट्रैक हो सके। इसके साथ ही इसमें हम उच्च स्तर से आवश्यक दिशा निर्देश मांग रहे हैं कि इसमें पिंजड़ा या फिर जो भी आवश्यकता पड़ती है उसकी अनुमति प्राप्त करने के उपरांत आगे कार्रवाई करेंगे। इसके साथ ही गांव वालों को भी सतर्क किया जा रहा है कि आप जब मूव करें उस क्षेत्र में तो आप ग्रुप में मूव करें और झाड़ियों में और ख़ासतौर पर अंधेरे में वहाँ पर ना जाएँ, उस क्षेत्र में विचरण ना करें। इसी के साथ खबरों में आगे बढ़ते हैं। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उत्तराखंड में भी तैयारियां की जा रही हैं। जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर योग दिवस के दिन योग कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और मुख्य कार्यक्रम को गैरसैंण में आयोजित किए जाने की तैयारी है, जिसमें राज्य के मुखिया पुष्कर सिंह धामी और कई देशों के राजदूत शामिल होंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री आवास परिसर में गुरुवार को योगाभ्यास किया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ इस अवसर पर मुख्यमंत्री कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने योग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को योग को नियमित दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान किया। इस दिशा में काम कर रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति की वैश्विक राजधानी बने और ये भूमि योग की भूमि है, आयुष की भूमि है और हमारी ऋषि मुनियों की भूमि है। आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आप सभी से आह्वान करना चाहता हूं कि उत्तराखंड को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के हमारे विकल्प रहित संकल्प को पूरा करने के लिए आप सभी अपना अपना योगदान सुनिश्चित करें। मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे सामूहिक प्रयास जल्दी ही सफलता में परिवर्तित होंगे। किसी कवि ने ठीक ही कहा है कि सूरज से पहले डरना होगा, डरता से आगे बढ़ना होगा, कंटक राह मिलेगी राही, उस पर फूलों सा खिलना होगा, चट्टानों सी है बाधाएं सामने,
वन पर्वत इनसे लड़ना होगा। बदलनी है अगर स्थितियां तुझे तो खुद को भी बदलना होगा, खुद को भी बदलना होगा। योग साधकों के समर्पण से, उनकी अनवरत रूप से योग को जन जन का योग बनाने के कारण, उनकी दृढ़ता के कारण आज ये एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। साथियों, हमारा मन अति चंचल है, ये भौतिक साधनों के पीछे भागता है। यह दौड़ता हुआ मन कभी भी व्यक्ति को चेतना की गहराइयों में नहीं ले जा पाता है। हमारे इसी अंतर्द्वंद को शांत करने की प्रक्रिया योग कहलाती है और योग से ही हमें अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को जानने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि आज भारत ही नहीं, विदेशों में भी योग की ख्याति बढ़ रही है और भारतीय पद्धतियों की महत्ता और वैज्ञानिकता सिद्ध हो रही है। आप सभी जानते हैं कि भारतीय दर्शन में अनादिकाल से मानवता को सर्वोच्च स्थान दिया गया है और हमारी संस्कृति का मूल आधार वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा रही है कि ये तेरा है, ये मेरा है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ये हमारी संस्कृति का कभी भी हिस्सा नहीं रहा है। हमारे लिए और हमारी संस्कृति को हमेशा से इस बात ने आत्मसात किया है कि अयम निजम परोवृत्ति गणना लघु चेतसाम उदार चरित्रा नाम वसुधैव तो कुटुंबकम, यानी कि तेरा है, छोटा है, ये ऐसी बातें, ऐसा मन जो छोटे चित्त वाले होते हैं, छोटे मन वाले होते हैं, छोटे विचार वाले होते हैं, उनका होता है। अपने शुद्ध आत्मस्वरूप को जानने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि आज भारत ही नहीं, विदेशों में भी योग की ख्याति बढ़ रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।